आई एम सॉरी बाबू। नहीं, तुम इमेजिन कर सकते हो कि मैं ऐसा कुछ अनहोनी घटना घटी होगी। ज़्यादा अनहोनी तो नहीं, मैं शादी में गया होता, इसलिए भाई मैं यहाँ पर सीरीज ऑफ मैचेस ही मिस कर दिया। लिवरपूल साउथहैम्पटन की बात करें, यूनाइटेड वर्सेस इप्सविच टाउन की बात करें, रियल मैड्रिड वर्सेस लेगेनेस की बात करें। नहीं तो तुमको लगता है क्या, नहीं तुमको लगता है कि एम्बापे गोल मारे, जो कि ऑफकोर्स काफ़ी रेयर इवेंट है, बट स्टिल एम्बापे यहाँ पर गोल मारे और भाई यहाँ पर उसको मिस कर दे। और फिर उन तीनों मैचेस को रिप्ले पे देखने में पहले तो ऑफकोर्स मैड्रिड वाला मैच तो भाई मिलता ही नहीं है, GXR डालता ही नहीं है भाई रिप्लेज इतनी आसानी से, तो उसमें ही पापड़ बेलने पड़ गए। लेकिन आज के इस एपिसोड की बात करें तो भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो 1000 गोल के बहुत करीब जा रहा है, 87 मोर गोल्स टू गो। लेकिन अल घेवर की बात करें वर्सेस अल नसर, AFC चैंपियन लीग के इस मैच की बात करें तो भाई ऑफ कोर्स ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं अल नसर पे इतना कुछ यहाँ पर बोलने का मेरा मन कर रहा है फिलहाल के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स जब भी अल नसर का गेम होता है ना तो ऐसे रहता है हाँ ठीक है रोनाल्डो खेल रहा है, रोनाल्डो के लिए अपन देख रहे हैं। लेकिन इस अल नसर में है ज़्यादा नहीं है, बट हाँ 2-3 चीज़ें तो हैं जिस पर अपन लोग बात कर सकते हैं। भाई सबसे पहले भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो लुक्स शार्प। पता है इसका एक ये भी रीज़न है कि रोनाल्डो ने बहुत एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं करा, और सही में ये जो टीम बन रही है ना, जैसे टीम खेलती है, इसको ज़रूरत भी नहीं है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कुछ एक्स्ट्रा करे। रोनाल्डो फिलहाल के लिए जिस एज में है, जिस फिजिकल ऑफकोर्स लाइक टॉप नॉच फिजिकल है, लेकिन स्टिल 40 का ही है भाई वो। हमको ये समझना पड़ेगा कि ही इज़ 40 ईयर ओल्ड। वो उसमें जितना मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ खेल सकता है ना भाई, वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे खेल रहा है। अच्छी चीज़ मेरे को ये लग रही है कि अल नसर की टीम जिस तरीके से खेल रही है, ऐसा नहीं है कि वो टोटली रोनाल्डो पे डिपेंडेंट है, लेकिन जब भी वो रोनाल्डो पे डिपेंड हो रहे हैं दे नो कि रोनाल्डो के लिए अपने को कहाँ क्रिएट करना है। सो यू हैव टू क्रिएट क्रॉसेस, बढ़िया क्रॉसेस। रोनाल्डो की हेडिंग एबिलिटी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे बेहतरीन है। अगर उसके स्किल सेट्स की बात करें, वन ऑफ द बेस्ट एबिलिटीज ही हैव। उसके साथ ही यहाँ पर ऑफकोर्स रोनाल्डो पेनल्टी बॉक्स के एरिया में जितना लिंगर करेगा, जितना भाई वो घूमेगा, जितना वहाँ पर वो उसकी मूवमेंट, आज के टाइम पे मैं कह सकता हूँ कि 95% स्ट्राइकर्स रोनाल्डो की स्ट्राइकर जो मूवमेंट है उसको नहीं बीट कर सकते। और ये मैं रोनाल्डो के एट 40 ईयर्स ऑफ एज की बात कर रहा हूँ। रोनाल्डो की अगर हेडिंग एबिलिटी की बात करें, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। लेकिन भाई जहाँ पर जो उनका नया विंगर है और नया जो सेंटर बैक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग भाई, यहाँ पर जो एंजेलो ने खेला है भाई, मतलब, और उधर जो सिमकन वो लेके आए हैं भाई, वो लजामी पजामी वो अब नहीं खेलने चाहिए। वो अब हो गया भाई, उनका हिसाब हो गया, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब तलिस्का भी बेटर है, लेकिन भाई एंजेलो ने जो खेला है, एंजेलो जिस तरीके से भाई खेल रहा था ना इस गेम में, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई। उसकी स्किल्स, उसकी ड्रिबलिंग, उसकी पासिंग, उसका आउटलेट, वही चाहिए इसमें। बस आप ये कह सकते हो कि अल नसर की टीम में अगर क्रॉसेस की क्वालिटी वो और आ जाए ना भाई, रोनाल्डो 87 मार देगा भाई, मार देगा। इसके साथ ही भाई यहाँ पर रोनाल्डो ने 200 टीम के अगेंस्ट गोल मारे हैं, और यहाँ पर 913वां गोल भी उसने मार दिया। 87 गोल बचे हुए हैं। ये सारे स्टैट्स ठीक हैं, लेकिन अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखने का जो पर्पस है ना, वो तो ऑफकोर्स ये है कि एक फैंडम, एक रोमांटिसिज्म तो है ही एक फैन का, लेकिन इसके साथ ही अगर बिगर पिक्चर की बात करें, इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्लोइंग डाउन? नहीं। बीच में आज से लगभग 3-4 महीने पहले आपको एक बार को फिर भी फील होता है कि यार थोड़ा सा हो गया, लेकिन अभी के तौर पे तो भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज नॉट स्लोइंग डाउन। और इसी तरीके से उसके जो नंबर्स है ना वो बढ़ते रहना भाई। ही इज गोना बी रेडी फॉर 26 वर्ल्ड कप। आई नो 42 साल का हो जाएगा भाई, लेकिन भाई देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो ऑब्सेशन है ना, वो फिलहाल के लिए तो उसके फेवर में काम कर रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ पर टीम के फेवर में भी काम कर रहा है। तो फिलहाल के लिए मैच तो बढ़िया था। ऑफकोर्स इसमें जोजेलो भी था, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा और यहाँ पर वाइब सी आ गई थी। वाइब तो भाई देखो साला ने भी दी है, और मस्त दी है। और पता है आई थिंक बहुत ग्रे एरिया में काफ़ी लोगों को साला, काफ़ी बहुत कम परसेंटेज लोगों को लगेगा कि साला ने जो किया वो ख़राब किया। अब मेजोरिटी ऑफ करेंगे यहाँ पर कि साला ने जो किया वो एक्सपोज कर दिया, साला ने जो बोला वो बिल्कुल ही नंगा कर दिया लिवरपूल के मैनेजमेंट को। बट आई थिंक इट वॉज रियली शॉकिंग, क्योंकि तुम देखो जितने भी साल हुए हैं साला को लिवरपूल में, वो सिर्फ 2 बार मिक्स जोन में रुका है, जहाँ पर ऑफकोर्स प्लेयर इंटरव्यू देते हैं। एक बार 2018 में और एक बार अब। तो आप समझ सकते हो कि साला के अंदर कितना भाई कितना भरा हुआ होगा कि भाई मेरे को बोलना है ये चीज़, और भाई ने फिर बोल दिया। ऑफकोर्स उसने यहाँ पर 3-4 स्टेटमेंट दिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट जो 2 वायरल जा रहे हैं वो ये है कि पहला उसने ये कहा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं क्लब से बाहर ज़्यादा हूँ रादर देन अंदर, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी छोड़ने के लिवरपूल वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू उसके लिवरपूल में रुकने की। इसी के साथ उसने ये भी कहा
कि दिसंबर हो गया और मेरे पास अभी तक कोई ना ही प्रपोजल है और ना ही कोई यहाँ पर बातचीत है मेरे कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने की। फिलहाल के लिए मैंने जितनी भी इन डेप्थ रिपोर्ट इस मामले में पढ़ी है, उन्होंने यहाँ पर एक है कि क्लब के सोर्सेज तो भाई ये बोल रहे हैं कि ऑफकोर्स जो साला का एजेंट है और लिवरपूल के मैनेजमेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की बात चल रही है। अब तुम क्या खुद कॉमन सेंस सोचो ना, साला ऐसा प्लेयर है, क्या लिवरपूल इतनी चूतिया है? देखो, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने में और कॉन्ट्रैक्ट की बात स्टार्ट करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। पता नहीं कितने राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन होते हैं तब जाके यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फाइनली रिन्यू होता है। ऐसे में तुमको सीरियसली लगता है कि इवन इफ साला का अगर कॉन्ट्रैक्ट अभी तक रिन्यू नहीं हुआ है, क्या इनके रिगार्डिंग बात नहीं चल रही होगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि साला ने झूठ बोला, बट आई थिंक साला का जो बोलने का पॉइंट था वो फैक्चुअल पे कम था, बल्कि इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा था, और वो होना भी चाहिए था कि भाई ऑफकोर्स साला जिस मोमेंट में क्लच कर रहा है वो लिवरपूल के लिए, लिवरपूल का लेजेंड है, एंड ऑफकोर्स यहाँ पर 6 महीने हो गए और अभी तक उसके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहा, या फिर जो भी बात है, लेकिन साला के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की बात चल रही है। अभी के फिलहाल पे $450 यानी कि $450,000 पर वीक की उसकी सैलरी है, जो कि लगभग आप मान के चल सकते हो कि 40-50 मिलियन है, प्लस यहाँ पर बोनसेस हैं। तुम सोच रहे हो कि जब सब सही चल रहा है तो लिवरपूल इतनी भी क्या सी है या इतना भी क्या सोच रही है साला को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू देने का? 32 साल का ही तो है। एंड आई थिंक यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि लिवरपूल का जो वेज स्ट्रक्चर है ना, वो इस तरीके से उसको आर्किटेक्ट करते हैं कि यहाँ पर जब तक कोई प्लेयर 35-36 तक जाए या फिर 34-35 तक जाए तो वो लिवरपूल के वेज बिल पे बर्डन ना पड़े। ठीक है, मतलब वो ये चाहते हैं कि देखो साला का अभी के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है तो कोई मतलब कोर्स नो ब्रेनर डील, वो जितना मांगे उसको उतना दे दो। लेकिन साला भी पागल थोड़ी है भाई, साला ने भी ये मोमेंट पिक किया है भाई। और यही मैं अभी रॉड्री के रिगार्डिंग भी कह रहा था, जब रॉड्री ने रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग इंटरव्यू दिया, वो बहुत भाई प्लेयर्स इनके शब्द जो होते हैं वो बहुत आराम से और बहुत बहुत पर्पस होता है, उनका एक पर्पस होता है, ऐसे ही नहीं बोलते वो। लिवरपूल में भी यहाँ पर साला ने जो बोला उसने पता है कि फैंस उसके पीछे हैं, इस समय उसकी परफॉर्मेंस बोलती हैं, एंड ऑफ कोर्स इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट ये भी मत कहो कि साला समझ नहीं रहा कि साला ऑफ कोर्स ऑलरेडी यहाँ पर प्री प्लान्ड है। देखो, साला ने ये चीज़ इस समय बोली क्योंकि उसको पता है कि लिवरपूल का न्यूट्रल फैन बेस भी यहाँ पर साला के पीछे है, और साला की जो परफॉर्मेंस है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नेगोशिएशन टेबल पे साला के पास बार्गेनिंग चिप है। साला इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 500-550 भी मांगेगा, ऑफ कोर्स 90% फैन बेस यहाँ पर बोलेगा कि साला को दे दो। लिवरपूल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सोच रही है कि इसको दे तो दे, लेकिन ये तो साला को भी पता है ना कि लिवरपूल कहेगी ठीक है काम कर, 1.5 साल यानी कि जब तक तू 33-34 का होगा तब तक हम तेरी डिमांड्स मान लेते हैं, 450 या 500 जो भी हो, लेकिन उसके बाद तू वेज कट ले ले। साला ये क्यों लेगा? साला तो चाहेगा ना कि वो 35-36 तक इलीट लेवल पे खेले और वहां पे वो इस पैसों को कमाए। यहां पर मेरे को लगता है कि दोनों के बीच में एक कॉन्ट्राडिक्टिंग पॉइंट आ रहा है कि लिवरपूल ये प्रिवेंट करना चाह रही है कि साला 35-36 तक इतना ना कमाए, और साला ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि भाई ठीक है 4 साल का चाहिए मुझे। सेम कासिमिरो टू यूनाइटेड, एग्जैक्टली लपेट दो उसको। कासिमिरो को रियल मैड्रिड में जो नहीं मिल रहा था वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने दे दिया। लेकिन मेरा स्टैंड आई थिंक साला के पॉइंट पे ये है कि इवन इफ आई थिंक लिवरपूल जिस तरीके से वेल एफिशिएंटली रन क्लब है ना, आई थिंक दे रियली नीड टू साइन साला डाउन। भाई दे दो उसको भाई, इवन इफ अगर 35-36 साल तक भी वो इतना कमा लेगा, इससे ज्यादा कमाएगा, स्टिल बेटर डील है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम रॉबर्टो फर्मिनो साला माने की बात करते हैं, लेकिन साला तो चलो बहुत दूर की बात है। एक बताओ, लिवरपूल ने अभी तक जितनी भी साइनिंग्स की है, कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने माने और फर्मिनो वाले लेवल्स को टच किया? जब इन दोनों प्लेयर्स के लेवल को टच नहीं किया तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि आप साला को रिप्लेस कर दोगे? जिसको रिप्लेस करोगे उसकी सैलरी, जिस क्लब से लेके आओगे उसका ट्रांसफर फी, और वो भी क्या गारंटी है कि ये सब पे करने के बाद भी आपको वो आउटपुट मिलेगा? प्राइम एग्जांपल क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रियल मैड्रिड कभी भी रोनाल्डो को सही से रिप्लेस नहीं कर पाई अनटिल अनलेस विनीसियस जूनियर, करीम बेंजेमा ये सब स्टेप अप नहीं करे। फिलहाल के लिए आपके पास यहाँ पर डेटा है कि फर्मिनो और उस लेवल पे वो ही नहीं आए, बाकी के ही नहीं आए। चाहे जोटा की बात करें, चाहे डार्विन नूनेस की बात करें, चाहे लुइस डियाज की बात करें, लेट अलोन साला को कैसे रेप्लिकेट करोगे? बट यहां पर आपको यह भी समझना पड़ेगा कि क्या साला सही में रुकना भी चाहता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हटा दे वो, क्योंकि देखो आई थिंक साला इससे ये भी बाकी क्लब्स ये भी निकाल सकते हैं कि बढ़िया यार, आई मीन व्हाट्स द हम एक बार ट्राई करने आएगा जरा। और जो 2 क्लब मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो है बार्सिलोना और बायर्न। क्या बार्सिलोना को यहां पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे साला को लेने के लिए ट्राई मारना चाहिए? आई थिंक येस, गिवन द फैक्ट कि मेरे को पता है लेपोर्टा का एटीट्यूड कैसा है और वो उसको उसकी मार्की साइनिंग चाहिए। नेमार के कंपैरिजन में ये ज्यादा बेटर है साला। वो इसलिए बेटर है क्योंकि नेमार की सैलरी
नहीं हो ही नहीं पाएगा। प्लस उसका थोड़ा सा इंजरी रिकॉर्ड, साला एट 32 स्टिल लाइक पीक एट इज प्रोफेशनलिज्म, वो तो मानना पड़ेगा। उसके नंबर्स भी तगड़े हैं। तो मैं तो कोई कहेगा कि यार साला से बढ़िया तो हम राफेल लियाओ पे लाते हैं, यस ठीक है, मैं मानता हूँ और सही में फैक्चुअल और लॉजिकल भी है कि लाइक राफेल लियाओ, बट तुम्हें ही पता है और हमें ही पता है कि लेपोर्टा किस टाइप का आदमी है। और साला अब ऐसा भी नहीं है कि भाई तुम लेवेंडोव्स्की को 34 पे लेके आए थे, जो कि अभी भी स्ट्रॉन्ग जा रहा है 36 ईयर्स ओल्ड। साला के पास आराम से 4-5 सीजन है। तुम कहोगे कि जब वो लिवरपूल में इतनी डिमांड कर रहा है तो बार्सिलोना के पास कहाँ है वेज लिमिट? आई थिंक बार्सिलोना के पास एक बार्गेनिंग चिप ये है कि इट्स बार्सिलोना। साला के पास, साला को भी पता है, ऑफकोर्स उसने चाहे कितना बोला हो कि लिवरपूल ड्रीम क्लब है ये वो है, बट साला को भी पता है कि बार्सिलोना एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी वाला क्लब है। बार बार नहीं आएगा, एक बार आएगा। और अगर कभी बार्सिलोना को ज्वाइन करना है तो दिस इज द मोमेंट, क्योंकि साला ने पब्लिकली तो बोल दिया कि दे डिसरिस्पेक्टेड हिम, लिवरपूल के मैनेजमेंट ने डिसरिस्पेक्ट किया। ऑफकोर्स यहाँ पर लिवरपूल के खिलाफ ही हैं, बट लिवरपूल ये कोशिश तो जरूर करेगी कि कुछ भी हो के साला को वो लूज ना करे, नहीं तो अगेन ओनर्स पे भाई बहुत दिमाग खराब हो जाएगा। अगेन यहाँ पर बार्सिलोना को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आई डोंट नो। बायर्न फंस जाएगी, क्योंकि बायर्न इज लाइक, बायर्न के पास इस समय कोई बार्गेनिंग चिप नहीं है, जैसे अनलाइक बार्सिलोना, क्योंकि अगेन वो ला लीगा एंड लाइक वो थोड़ा सा ई पावर होता है। बुंदेसलीगा पे थोड़ा सा यहाँ पर अट्रैक्शन पावर थोड़ा कम होता है, पर्टिकुलरली प्रीमियर लीग के प्लेयर्स के रिगार्डिंग। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी रियल मैड्रिड की। और ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो ओसासुना के अगेंस्ट अपन इतना अच्छा खेले, लेकिन उसके बाद भी हमने यहाँ पर लुकास वास्केस को हमने लूज कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पर ईडर मिलिटाओ को लूज कर दिया। अगेंस्ट लेगनेस रियल मैड्रिड ने भाई क्रूज किया है। लेकिन यहाँ पे जो दो सबसे बड़े चेंजेस थे वो थे कि बेलिंगम को वापस से अटैकिंग मिडफील्डर की पोजीशन पर डाला गया कि भाई खेल भाई, तू आगे खेल, अब तेरे को पूरी फ्रीडम दे रहे हैं। विनीसियस को एज अ स्ट्राइकर, एम्बापे को लेफ्ट विंग पर डाला। क्या बेस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिला? नहीं। विनीसियस एज अ स्ट्राइकर बढ़िया है, बट ही इज नॉट विनीसियस एज अ स्ट्राइकर। वो विनीसियस लेफ्ट विंग पे जो आपको मिलेगा वो स्ट्राइकर पे नहीं मिलेगा। फिलहाल के तौर पे जैसे मैं हमेशा से कहता हुआ आ रहा हूं कि एम्बापे जो लेफ्ट विंग पे प्रॉब्लम सॉल्व करता है, विनीसियस से 3-4 गुना ज्यादा बेटर करता है। लेकिन आई थिंक यही पॉइंट, यही आगे फॉरवर्ड जाओगे आप। और ऐसा बताया गया है कि ऑफकोर्स अनफॉर्चुनेटली विनीसियस अब हमको दिसंबर इंटरकॉन्टिनेंटल कप के लिए हमको वापस आता हुआ दिखेगा, तो लिवरपूल का मैच वो लूज करेगा। तो अगर वो ना भी करता, यानी कि अगर विनीसियस लिवरपूल के अगेंस्ट खेलता, तब भी एंसेलोटी का प्लान यही था कि वो विनीसियस को एज अ स्ट्राइकर डालेगा और यहाँ पर लेफ्ट विंग पे वो एम्बापे को डालेगा। एम्बापे का गोल आ गया, दैट्स अ गुड थिंग। बेलिंगम का गोल आ गया, उससे बढ़िया चीज़ नहीं है। और ऑफकोर्स मेरे फेवरेट प्लेयर फादे वालवर्दे का गोल आ गया। क्या थे असेंसियो की बात करें भाई, मैच्योर लगता है भाई वो। और हम रियल मैड्रिड के इतने बदतमीज है ना हम, हाँ अपने ही प्लेयर को यहाँ पर, भाई इतना बेहतरीन प्लेयर है ना वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इतना बढ़िया। और इस समय जब आप सबसे ज्यादा वीक पोजीशन पे हो सेंटर बैक की, ही एक्चुअली गिव्स अस दैट एज। कितना रिलीफ लगा भाई उसे खेलते हुए देख के। इसी के साथ आर्दा गुलर की बात करें, उसका एक गोल आया था, मैं तो मैन ऑफ द मैच दे देता भाई, उसे दे देता भाई, मैं दे देता, मैं नहीं रुकता भाई। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आर्दा गुलर भाई हर एक मिनट जो कि उसको मिल रहा है फुल्ली डिजर्व। विनीसियस के रिगार्डिंग मेरे को लगता है कि कार्लो एंसेलोटी अब पता नहीं रोटेशन करता क्यों नहीं है, समझ में नहीं आता। आई थिंक काफी लोग कहेंगे कि विनीसियस जूनियर को भाई पहले ही निकाल देना चाहिए था, क्योंकि जब और भाई गेम खत्म हो चुका था, इट वाज अ वन वे अटैक, सिंपल वन वे अटैक। रियल मैड्रिड बिल्कुल आराम से बहुत बढ़िया खेल रही थी। लेकिन अगेन आई थिंक कार्लो एंसेलोटी के, अगर मैं फेवर की बात करूं, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दूं, तो आई थिंक उसको ये चीज़ चाहिए था कि लिवरपूल से पहले, क्योंकि ऑलरेडी उसने दिमाग में सोच रखा था कि एम्बापे को लेफ्ट विंग खिलाएगा, तो विनीसियस को एज अ स्ट्राइकर और ज़्यादा जेलअप करने की कोशिश कर रहा था, उन दोनों के बीच में और कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा था विद द न्यू बेलिंगम। विदाउट विनीसियस जूनियर लिवरपूल के अगेंस्ट जाके अब एम्बापे एट लेफ्ट विंग हो, आई नो एम्बापे एट लेफ्ट विंग, वो पीएसजी वाली वाइब्स आ जाएंगी, वो यहाँ पर एम्बापे क्लच कर जाएगा। विदाउट विनीसियस लिवरपूल को फेस करना प्रॉब्लम में तो है हम, काफी बड़ी प्रॉब्लम में है। और उसमें भी हमको ये आ रहा है कि शायद से 4-4-2 जाएंगे विद यहाँ पर ब्राहिम दियाज ऊपर चढ़ के खेलेगा। देखो जो भी हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आई थिंक यहाँ पर रियल मैड्रिड के लिए मस्ट विन गेम है अगर उनको डायरेक्टली टॉप 8 में क्वालिफाई करना है। और अगर अभी तक का कोई गेम था एम्बापे के, जो एम्बापे को पिक करना था, जहां पर वो अपनी वर्थ प्रूव कर सके, जहां पर वो एक कमबैक, एक रिडेम्पशन आर्क दिखा सके, लिवरपूल इज द गेम टू डू दैट। कोई नहीं है, ना ही विनीसियस है, पूरी टीम आप पे डिपेंडेंट होने वाली है फॉर क्लच मोमेंट्स। यू हैव द कैपेबिलिटी कि आप क्लच कर सकते हो। अगर आप लिवरपूल के अगेंस्ट क्लच कर गए, इमेजिन द कॉन्फिडेंस जो एम्बापे का बूस्ट करेगा। फिर डाल देना आप उसको स्ट्राइकर पे, अरे आप गोलकीपर पर डाल देना, वो वहां से मार देगा यार गोल। गेम एनफील्ड पे है, इसलिए कह रहा हूँ भाई मैं।